तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई यात्रा सफल होने वाली नहीं है। देश की जनता और बिहार की जनता सब जान चुकी है कि यह लोग खेल करने वाले लोग हैं। वो कौन रोक सकता है? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, अपनी तरह से यात्रा करने का, अपने तरह से जनता को समझाने बुझाने का लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन पहले तो खेला यात्रा पर वो निकले थे। तो खेला यात्रा जब फेल हो गया, खेल यात्रा शायद था, खेला होगा, यात्रा जब फेल हो गया तो अब तरह तरह की यात्रा करेंगे तो उसमें कहाँ उनको सफलता मिलने वाली है। जब एक यात्रा फेल होता है तो हर यात्रा फेल हो जाता है। यानी जब नियत साफ रहता है तब हर यात्रा सफल हो जाता है, लेकिन नियत जब खराब रहता है तो कोई यात्रा सफल होने वाला नहीं। लेकिन उनका कहना है कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन ही नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का विजन के परिचय के मोहताज नहीं है नीतीश कुमार जी। पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है उनका सोच, उनका समझ, उनका विजन आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, मशहूर है। कई राज्यों ने उनका सोच, कई विजन, कई काम को दूसरे राज्यों ने भी अपने राज्यों में उस सोच को, उस विजन को, उनके काम को अपने राज्यों में कई राज्य की सरकारें ने उतारा है। एवं भारत सरकार ने भी कई योजनाओं को भारत सरकार ने भी सराहना की है और उसको कहा इसको देश भर में लागू करें। रीजन आखिर क्यों, क्या रीजन रह गया जो महागठबंधन से अलग हो गया? अब तो खेला करने वाले थे, तीसरे रीजन उनको पता ही है सर। जब जो खेला कर सकता है, खेला के बारे में लोगों को आगाह कर सकता है, तो उनको साफ पता है रीजन उन्हीं से पूछे तो ज्यादा बेहतर। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने दावा किया है कि ओवैसी ने किशनगंज सीट के लिए लोकसभा क्षेत्र से मोहम्मद अख्तरुल इमाम को अपना प्रत्याशी बनाया है। आगे उन्होंने कहा कि ओवैसी का दौरा बिहार में होने वाला है और यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या लगता है इसका? कमीशन की गठन की बात कही थी उन्होंने, आज तक उसने नहीं किया है। ये बातें तो विश्वास की हैं, वो विश्वास अपना दिलाएंगे लोगों को। पर क्या लगता है लोकसभा के चुनाव होने, फिर विधानसभा के, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा तेजस्वी यादव के यात्रा का? अब भाई सवाल ये पैदा, वो नेता वो अपनी पार्टी के बारे में जाने। मैं तो जिस जनता को जगा रहा हूँ, शोषितों पीड़ितों को, वो ये बात बताएंगे न कि पिछले 30-35 सालों में जो नौकरियां मिली हैं, बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है, सबसे ज़्यादा नौकरी खाई गई है, किसी की लूटी गई है तो मुसलमानों की है। मुसलमानों की 2,31,00,000 की आबादी में 3,68,000 की नौकरी की जगह पर उनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी दी गई। दलितों की जो नौकरी होती है शेड्यूल कास्ट की, उनकी 4,11,000 होती है, 2,91,000 नौकरी दी गई। तो ये जो 20% आबादी है शेड्यूल कास्ट की और 18% आबादी मुसलमानों की है, ये 38% की जो नाइंसाफी किया है जिन जालिमों ने, सबसे हिसाब लिया जाएगा। अपने रीजन है मुख्यमंत्री के पास, क्या कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे अब ऐसे लगते हैं कि कहीं न कहीं बेचारे अलटते पलटते इतना जो हैं, पूरी दुनिया हंस रही है लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता। तो इसके माने वाक़तन 2005-06 में जो नीतीश कुमार जी जो विजन वाले थे, वो तो वाक़तन समाप्त हो चुके हैं। एक सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अपने जो क्षमता उसका केवल 10% यूज किए थे और बिहार में हमने इतना काम कर दिया। बस 17 महीने की सरकार में 10% यूज किया, तो बाकी 90% का यूज नहीं किया तो पाप किया है। अच्छा, ओवैसी जी आ रहे हैं तो कितना प्रभाव है? 40 भाई ओवैसी जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सत्ता में मुझे बैठा दो, ओवैसी इसलिए नहीं आ कि सत्ता की मलाई मुझे खिलाओ। ओवैसी आ रहे हैं दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, महरूमों को जगाने के लिए कि आज़ादी के नाम पर तुम्हारे साथ जो विश्वासघात हुआ है, बड़े लोग और बड़े हो गए हैं, जाति का नारा देकर खास जातियों का उत्थान हुआ है और तुम्हारा जो शोषण हुआ है, तो दलित समाज को जगाने के लिए वो आ रहे हैं। इसलिए अंधेरे में चिराग की अहमियत होती है। यही वजह है कि लोग ओवैसी का इस्तकबाल कर रहे हैं। कमीशन की गठन की बात कही थी उन्होंने, आज तक उसने नहीं किया है। ये बातें तो विश्वास की हैं, वो विश्वास अपना दिलाएंगे लोगों को। पर क्या लगता है लोकसभा के चुनाव होने, फिर विधानसभा के, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा तेजस्वी यादव के यात्रा का? अब भाई सवाल ये पैदा, वो नेता वो अपनी पार्टी के बारे में जाने। मैं तो जिस जनता को जगा रहा हूँ, शोषितों पीड़ितों को, वो ये बात बताएंगे न कि पिछले 30-35 सालों में जो नौकरियां मिली हैं, बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है, सबसे ज्यादा नौकरी खाई गई है, किसी की लूटी गई है तो मुसलमानों की है। मुसलमानों की 2,61,00,000
31 लाख की आबादी में 3,68,000 की नौकरी की जगह पर उनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी दी गई। दलितों की जो नौकरी होती है शेड्यूल कास्ट की, उनकी 4,11,000 होती है, 2,91,000 नौकरी दी गई। तो ये जो 20% आबादी है शेड्यूल कास्ट की और 18% आबादी मुसलमानों की है, ये 38% की जो नाइंसाफी किया है जिन जालिमों ने, सबसे हिसाब लिया जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने अपने रीजन है मुख्यमंत्री के पास, क्या कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे अब ऐसे लगते हैं कि कहीं न कहीं बेचारे अलटते पलटते इतना जो हैं, पूरी दुनिया हंस रही है लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता। तो इसके माने वाक़तन 2005-6 में जो नीतीश कुमार जी जो विज़न वाले थे वो तो वाक़तन समाप्त हो चुके हैं। एक सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अपने जो क्षमता उसका केवल 10% यूज किए थे और बिहार में हमने इतना काम कर दिया। 17 महीने की सरकार में 10% यूज किया तो बाकी 90% का यूज नहीं किया तो पाप किया है। अच्छा, ओवैसी जी आ रहे हैं तो कितना प्रभाव है? 40 भाई ओवैसी जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सत्ता में मुझे बैठा दो, ओवैसी इसलिए नहीं आ रहे कि सत्ता की मलाई मुझे खिलाओ। ओवैसी आ रहे हैं दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, महरूमों को जगाने के लिए कि आज़ादी के नाम पर तुम्हारे साथ जो विश्वासघात हुआ है, बड़े लोग और बड़े हो गए हैं, जाति का नारा देकर खास जातियों का उत्थान हुआ है और तुम्हारा जो शोषण हुआ है, तो दलित समाज को जगाने के लिए वो आ रहे हैं। इसलिए अंधेरे में चिराग की अहमियत होती है। यही वजह है कि लोग ओवैसी का इस्तकबाल कर रहे हैं। कमीशन की गठन की बात कही थी उन्होंने, आज तक उसने नहीं किया है। ये बातें तो विश्वास की हैं, वो विश्वास में दिलाएंगे लोगों को। पर क्या लगता है, लोकसभा के चुनाव होने फिर विधानसभा के, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा तेजस्वी यादव के यात्रा का? अब भाई सवाल ये पैदा वो नेता वो अपनी पार्टी के बारे में जाने। मैं तो जिस जनता को जगा रहा हूँ, शोषितों पीड़ितों को, वो ये बात बताएंगे न कि पिछले 30-35 सालों में जो नौकरियां मिली हैं बिहार में, जो जाति आधारित। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से डिमांड किया है कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है और ईवीएम से चुनाव होता है तो ईवी पैड से एक पर्ची निकलती है, उसको एक अलग बक्से में रखा जाए और उसका भी गणना किया जाए, ईवीएम का भी गणना किया जाए और दोनों को मिलान करके ही चुनाव का परिणाम घोषित किया जाए। माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से मिला। सबसे पहले हम लोगों ने अपने अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह साहब की ओर से उनका स्वागत किया। हमारा मुख्य डिमांड था बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां फैल गई हैं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो ईवीएम से जब आप चुनाव कराते हैं तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसको एक अलग बक्से में रखा जाए और उसका भी गणना किया जाए और ईवीएम का गणना, दोनों का मिलान करके ही रिजल्ट को, परिणाम को घोषित किया जाए। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करके उसका परिणाम घोषित करके ही ईवीएम से फिर गिनती स्टार्ट की जाए, ना कि ईवीएम से गिनती कर दें और फिर बाद में कहे कि नहीं पोस्टल। बिहार के स्कूलों में लगातार शिक्षा सुधार की बात करने वाले के पाठक के खिलाफ आज बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और भाकपा माले के सभी विधायकों ने सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया और के पाठक को अविलंब हटाने की मांग की है। वहीं उन्होंने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरीके से बिहार के लोगों के साथ छलावा हुआ है, इसी वजह से जनता को विश्वास दिलाने के लिए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं। लगातार पाठक के आने के बाद नियोजित शिक्षकों को जिस तरह से प्रताड़ित, अपमानित और लांछित किया जाता है, इससे बहुत से शिक्षक अवसाद में चले गए हैं। इन शिक्षकों से पहले ही दक्षता परीक्षा ली गई है, फिर अभी दक्षता और सक्षमता और पात्रता की परीक्षा लेकर के इन लोगों की उम्र हो गई 55 साल, किसी का 50 साल। ये रिटायरमेंट के कगार पर है और किसी भी व्यक्ति की मानसिकता हमेशा परीक्षा देने की नहीं रहती है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि नियोजित शिक्षक को प्रताड़ित करना पाठक बंद करे और सरकार संज्ञान ले और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक परंपरागत रूप से स्कूल जो चलता था उसी समय काल में चले। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा विपक्ष एकजुट होकर के कार्य स्थगन दिया है और इस पर बातचीत होगी और नियोजित शिक्षकों को उनका हक दिलाया जाएगा, तभी बिहार विधानसभा में हम लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लगातार पाठक के आने के बाद नियोजित शिक्षकों को जिस तरह से प्रताड़ित, अपमानित और लांछित किया जाता है, इससे बहुत से शिक्षक अवसाद में चले गए हैं। इन शिक्षकों से
बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुराने मंत्रियों के विभागों की जांच करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर पूर्व मंत्री ललित यादव ने कहा कि अगर हम भी मंत्री होते तो अपने विभाग की समीक्षा करते। उन्हें जो करना था वो करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। कहेंगे आप सहयोग नहीं, ये आप लोग का आज पटांग प्रश्न है, इसमें घोटाला का कहाँ सवाल है। ये तो टेंडर ही अभी नहीं हुआ है, और टेंडर होने के बाद काम होगा तब न कोई गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी होती तो हम भी अभी हमको लगता है माननीय मंत्री जी को और समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा करेंगे तो माननीय मंत्री जी को लगता है स्थिति स्पष्ट होगा। हम भी मंत्री रहते तो टेंडर विभाग करता है ना, तो हम भी उसका समीक्षा करते। जल्दीबाजी में है क्या सर? जल्दीबाजी में है? कौन जल्दीबाजी में है? अब मंत्री जी का क्या है, मंत्री है, मंत्री के बारे में हमको तो लगता है अनुभवी होना चाहिए, जो विपक्ष के नेता भी रहे हैं और अभी उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हमको लगता है कि पूरी समीक्षा वो नहीं किए हैं। समीक्षा के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पूर्व श्रम राज्य मंत्री सह नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव के छोटे भाई वाल्मीकि यादव नवादा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। वहीं वाल्मीकि यादव ने कहा कि सांसद बनने के बाद नवादा की तकदीर और तस्वीर को बदलना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। एक तो सिंबल दिखाइए मंत्रियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे राज्य माननीय श्री वाल्मीकि प्रसाद यादव जी के द्वारा रखा गया है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि सर्वविदित है कि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और नवादा के धरती पर आज तक जितने भी लोकसभा से सांसद हुए सब आयाराम गयाराम। तो इस बार नवादा की जनता का एक अपेक्षा है कि लोकल एमपी हो हमारे, जो हमारे दुख सुख में साथ रहें, और लोगों को मिलने में सहूलियत हो, उनके मुसीबतों को कम करें। और ये आदरणीय वाल्मीकि जी का जो पूरा परिवार है